हेलो एवरीवन, यू फॉरएवर के 18 चैप्टर में रामपा ने रिक्रिएशन के बारे में बताया है। री प्लस क्रिएट यानी कि पुनः सृजन। हमारे लिए मनोरंजन हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं का पुनः सृजन ही करना है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम सभी थकान से बंधे हुए हैं और यदि हम थके ही रहेंगे तो अपना काम सर्वश्रेष्ठ ढंग से नहीं कर पाएंगे। रामपा अपनी बात को समझाने के लिए हमेशा रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स या शरीर की फिजियोलॉजी के बारे में बताते हैं। रामपा ने शरीर की फिजियोलॉजी को समझाते हुए कहा है कि जब लगातार आप परिश्रम करते हैं तो न केवल आपकी मांसपेशियां थक जाती हैं बल्कि आपका मस्तिष्क भी नेगेटिव फीडबैक लेने लग जाता है। यूं तो इस चैप्टर में बहुत ही विस्तृत रूप से व्याख्या किए हैं, परंतु मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ। रामपा कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन का स्रोत विद्युतीय है। हम जब भी कुछ सोचते हैं तो विद्युत पैदा करते हैं। यदि हमें एक उंगली भी हिलानी होती है तभी भी हम उस मस्तिष्क से विद्युत को उस मसल्स तक के नर्व के द्वारा भेजते हैं। जब बहुत श्रम किया जाता है तो नर्व्स अत्यधिक थक जाती हैं और मांसपेशियां भी थक कर अपने रेशे को अलग कर देती हैं और उस अंग विशेष को झुकना पड़ जाता है। और इसका द्वितीय परिणाम यह भी होता है कि इसमें जो रसायन होता है, केमिकल्स होता है, वो मांसपेशियों को एक सीमा तक अलग करता है और टिश्यूज में क्रिस्टलाइन हो जाता है। क्रिस्टल्स में तेज धार होती है, इसीलिए उस अंग को हिलाने पे हमें दर्द महसूस होता है। गठिया रोग वाले लोगों में ऐसे क्रिस्टल्स बहुत अधिक मात्रा में विशेष अंगों पर रहते हैं, जिसके कारण जब भी वो उस अंग को हिलाते हैं वो तेज धार वाले क्रिस्टल उनको पीड़ा देते हैं। रामपा कहते हैं कि यदि ऐसे क्रिस्टल्स को विलय यानी कि डिसॉल्व करने की तकनीक आ जाए तो गठिया रोग का इलाज बहुत ही आसानी से हो सकेगा। इन सबको समझाने का अर्थ रामपा का यही है कि मध्यम मार्ग को अपनाओ। हमेशा उतना ही श्रम करो जितने में उस कार्य को पूरा किया जा सके। हमें लगता है कि ज्यादा परिश्रम करने से हम ज्यादा सफल और योग्य साबित हो जाएंगे। हम बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, कभी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, कभी अपने धन, पद या किसी को खुश करने के लिए या गुड बुक्स में अपने नाम को लाने के लिए। इसके कारण न केवल हम थक जाते हैं बल्कि हमारा मस्तिष्क भी शिथिल हो जाता है और ब्रेन नेगेटिव मोड में चला जाता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। यदि आप इसकी उपेक्षा करते जाएंगे तो चिड़चिड़ा स्वभाव आपका पैटर्न बन जाएगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर बताया कि एक न्यूली वेडेड कपल में जिसकी वाइफ बहुत ही लवली और केयरिंग है, वो शादी के बाद बहुत ज्यादा काम करती है। इतना ज्यादा काम करती है कि वो स्वयं थक जाती है और उसकी उपेक्षा करते जाती है। धीरे धीरे उसकी थकान उसके ब्रेन को नेगेटिव मोड में ले जाएगी और वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाएगी। हो सकता है वो अपने पति पर शक करने लग जाए और बात बात में चिल्लाकर उसे जवाब दे। धीरे धीरे वो जो प्यार करने वाली लविंग एंड केयरिंग वाइफ थी चिड़चिड़ी और झगड़ालू वाइफ के रूप में बदल जाएगी। तो इसका कारण क्या था? अत्यधिक श्रम करना और मनोरंजन के लिए समय न निकालना। तो रामपा कहते हैं कि शांत स्वभाव रखें, आप अपने मनोरंजन के लिए भरपूर समय निकालें। यदि आपके हाथ पैर थक गए हैं तो संगीत सुनें। अगर सिर्फ आपके हाथों में थकान है तो वॉक पर चले जाएं। और यदि पूरा शरीर थक गया है तो आप कोई अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। पर किसी भी तरीके से अपने कामों से ब्रेक लेकर अपना मनोरंजन करें ताकि जिस अंग या मांसपेशियों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पैदा हो गया है उन्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम मिल सके। रामपा ने इंसान की तुलना जनरेटर से की है। यदि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन लगातार बहुत अधिक मात्रा में होता रहेगा तो जनरेटर का कार्यकाल यानी कि उसकी लाइफ कम होती चली जाएगी और यही मानव कर रहा है। और समझाने के लिए रामपा ने कार का भी उदाहरण लिया है कि यदि कार को
को निम्न गियर में रखकर आप हाई स्पीड में चलाएंगे तो कार की इंजन खराब होगी, शोर भी ज्यादा होगा और पेट्रोल की खपत भी ज्यादा होगी। और यही तो इंसान भी कर रहा है। तो अपने जीवन और अपने ऊर्जा को अधिक परिश्रम करने में नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मनोरंजन करिए, फिर से अपना सृजन करिए। रामपा कहते हैं कि बहुत से लोग अपने एथरिक और ऑरा को देखने के लिए भी अत्यधिक प्रयास करते हैं, वो भी व्यर्थ है। उन्हें धैर्य पूर्वक करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक दिन में या एक वर्ष में डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। आप लोग भी रातों रात परिणाम हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए आपको धैर्य पूर्वक प्रैक्टिस करते रहना है, विश्वास रखना है। और उन्होंने कहा है कि कभी कभी तो क्लेयरवॉयंट बनने के लिए 10 वर्ष से भी ज्यादा समय लगता है। इस चैप्टर में रामपा ने हमारे मनोरंजन के लिए और अपने में विश्वास रखने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दूसरे डायमेंशंस में यात्रा करके वापस आकर बता सकते हैं। कई लोग हैं जो अपनी एथरिक और ऑरा को देख सकते हैं। यहाँ पर रामपा युगोस्लाविया की एक लेडी का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने पत्र लिखकर रामपा को अपने बारे में बताया कि उसे बचपन से ही ऑरा देखने की क्षमता थी। लोग उसे झूठा और पागल कहते थे। वो पेड़ों की, फूलों की, चिड़ियों की, हर चीज की, यहाँ तक के घास के तिनके की भी ऑरा देख सकती थी। उसने बताया कि पेड़ के तने के भीतर हिस्से में जैसे लकड़ी की चारों ओर रेखाएं होती हैं, जिसे हम ट्री रिंग्स कहते हैं, जो प्रत्येक वर्ष में एक बनती हैं। जितने वर्ष का पेड़ होता है उतनी ही रेखाएं होती हैं। तो उस लेडी ने बताया कि ऐसे ही रेखाएं मैंने इमारतों के ऑरा में भी देखी। जब भी कोई इमारत 100 वर्ष पुरानी हो जाती थी, उसके चारों ओर एक रेखा बन जाती थी। यदि कोई इमारत 500 वर्ष पुराना है तो उसके चारों तरफ 5 रेखाएं होती थी। वो लेडी बताती हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी ऑरा है। तो आप सोचिए कि जिसके में जीवन है उसकी आत्मा और उसकी ऑरा कैसी होगी। उस लेडी ने अपनी स्वयं की ऑरा को 18 वर्ष की आयु में देखा था। एक रात जब वो सोने के लिए जा रही थी तो अंधेरे कमरे में आईने में अपनी ही ऑरा को उसने देखा। उसने देखा कि एथरिक नीले रंग की और उसके चारों ओर एक गोल्डन कलर की आग के रूप में लपटे हैं। वो अपनी ऑरा को देखकर घबरा गई और दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में गई। माता पिता भी चकित थे क्योंकि उसकी ऑरा दृष्टिगोचर हो रही थी। जैसे ही उसके माता पिता ने कमरे में रोशनी की, उसकी ऑरा दिखना बंद हो गई और लाइट ऑफ करते ही फिर से उसकी ऑरा गोल्डन लॉ के रूप में दिखने लग गई। वो समझ गई कि जिस तरीके से वो दूसरों की ऑरा देख रही थी, आज उसकी स्वयं की ऑरा दिख रही है। एक बार नाजी शासन के दौरान वो एक जेल में बंद कर दी गई और उसके साथ उन कैदियों को रखा गया जिनके ऊपर यातना दी जा रही थी। वो कहती हैं कि जिन्हें यातना मिल रही थी उनकी ऑरा बहुत ही संकीर्ण और खराब दिखने लग गई थी। उनमें चमक बिल्कुल भी नहीं थी और जो कैदी मरणासन अवस्था में पहुंच रहे थे उनकी ऑरा टिमटिमा रही थी। उसे याद आया वो पवित्र कथन कि उन लोगों से डरना चाहिए जो हमारी आत्मा को मारते हैं, ना कि उन लोगों से जो हमारे शरीर को मारते हैं। और इसके बाद उसका मनोबल तेज हो गया और वो मेडिटेशन करने लग गई। अपने साथी कैदियों को भी उसने सिखाया। वो बताती हैं कि प्रशासन के लोग उससे डर गए और उसे रिहा कर दिया गया। वो कहती हैं कि हम वेस्टर्न कंट्रीज वाले लोगों को पूर्वी देशों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिमी देशों की ऑरा बहुत ही झिलमिलाती है, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल भी शांत नहीं रहते और हार्मनी में नहीं रहते। और जब एक ऑरा अव्यवस्थित रहती है तो वो दूसरी ऑरा को भी संक्रमित कर सकती है। इसीलिए हिटलर अपने हिंसात्मक भाषणों के द्वारा लोगों को भड़काने में कामयाब हो पाया, क्योंकि लोगों का अपनी भावनाओं और अपनी कल्पनाओं पर नियंत्रण ही नहीं था और उनके ऑरा हिटलर के भाषणों से प्रभावित होते चले गए। इस चैप्टर के अंत में रामपा ने अपना भी एक अनुभव
बताया है। उन्होंने कहा कि जब वो मानसिक रोगियों के अस्पताल के पास में काम करते थे तब वहाँ के चिकित्सकों की ऑरा देखने की अनुमति मांगी। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें अनुमति मिली और जब एक बूढ़ी औरत जो मानसिक रोगी थी उनका ऑरा जब रामपा ने देखा तो पाया कि उस औरत की आत्मा उसके शरीर के बाहर थी और बाहर किसी और साये के साथ यानी कि दूसरी एंटिटी के साथ संघर्ष कर रही थी और वो एंटिटी उस औरत के शरीर में कब्जा करना चाह रही थी। और रामपा ने डॉक्टरों को बताया कि अब इसका इलाज संभव नहीं है क्योंकि इसके शरीर में दूसरी आत्मा यानी कि भूत का कब्जा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार रामपा ने इस चैप्टर में बहुत ही खूबसूरती से कहा कि हमेशा हर परिस्थिति में अपना बेस्ट दो, पर सर्वश्रेष्ठ से पार जाने का प्रयास को गंवाना ही है। तो प्रयास करिए पर केवल अपनी क्षमता के अनुसार और साथ ही साथ मनोरंजन के द्वारा अपने शरीर और अपने मन को स्वस्थ बनाए रखिए। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है और क्यों कुछ ही लोग आकाशिक रिकॉर्ड को देखने में सक्षम हैं। थैंक यू।